कांग्रेस पार्टी के मणिपुर के इंचार्ज भक्तचरण दास जी हमारे साथ हैं। सर, मणिपुर में जो रिजल्ट आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर में ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं था। मणिपुर छोटा सा स्टेट है। मणिपुर जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट से मेजर डिपेंड करता है, लेकिन इस बार माहौल जो था, आपका एग्जिट पोल के पहले जो माहौल था मणिपुर के हिल में और वैली में, उसमें बीजेपी का एग्जिस्टेंस हिल में तो बिल्कुल ही नहीं था। 20 सीट में से एक भी सीट बीजेपी जीतेगा ये सिचुएशन नहीं था। लेकिन डायनामिक्स इतना तेज चेंज हुआ हिल में कुछ दिन पहले, चुनाव कुछ दिन पहले, जो फंड सू में जो अंडरग्राउंड फोर्सेस हैं उनको जो रिलीज नहीं हुआ था करीब कई महीनों से, उनको अचानक चुनाव नोटिफिकेशन, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, उसी समय रिलीज कर दिया गया। और अमित शाह जी जो फर्स्ट विजिट किए वहाँ पे चुरचंद्रपुर में गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ एश्योरेंस दिया जो कुकी मिलिटेंट फोर्स जो है उनको, और उसके बाद उन लोगों ने नोटिफिकेशन किया कि जो बीजेपी को, वो जो हमको सपोर्ट करता है वो बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी को समर्थन करने के लिए खुला अपील किया उन लोगों ने, और नतीजा ये हुआ कि आतंक फैल गया। वो चुनाव नहीं था, हिल में इतना जोर से आतंक हुआ, हमारे कई सीट में बुरी तरह से हमारे कार्यकर्ता जो वोट देने आए उन लोगों को पिटाई हुआ है बंदूक के बाट से। भयंकर तस्वीरें हैं जो इंडिया में कहीं दिखाया नहीं गया, जिस तरह से लोगों को ब्रूटली, उससे आतंक फैल गया, बूथ सब रिगिंग हो गया, कैप्चर हो गया। हमारा एक भी हिल से जीते नहीं, जबकि हर साल हमारा 6, 8, 10 तक जीतते हैं, और इस बार हमारा 12 से 14 जीतने का था। बीजेपी एक सीट नहीं पाने का था, तो 20 सीट तो ऐसे ही चला गया, जहाँ से हमको 10-12 सीट मिलने वाला था, जो हम उम्मीद कर रहे थे। जो पहले जितने सर्वे हुआ है उसमें हुआ था, हमने भी सर्वे किया था, उसी में था। सेकंड, भेली में जो चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ, भेली में मैक्सिमम सीट में रिगिंग हुआ। फर्स्ट 5 बजे जो वोटिंग हुआ, 1 घंटे में 10 to 12% इंक्रीज इन वोट कैसे आ गया अचानक, एक बहुत बड़ी बात है। और जो किया जा सकता था, मैंने मैनेजमेंट का वोट था, वो मैंडेट नहीं था जनता का। अच्छा सर, इसमें अब रिजल्ट तो आ गया, आज एक क्रूशल आपकी CWC की बैठक है। आगे क्या, आगे की रणनीति क्या है? किस तरह से उस बैठक में आप लोग क्या मुद्दे उठाएंगे? कहाँ चूक रह गई आपको ये लगता है? देखिए, ये जनता का मैंडेट से आजकल वोट नहीं हो रहा है, कई दिनों से। देखें, बेसिकली इसमें मार्केटिंग जो कर रहे हैं अपने को, मार्केटिंग और मैनेजमेंट वो भी हिंसात्मक, ऑर्गेनाइज वायलेंस सब जगह। और जो मशीनरी है, मशीनरी मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व हैं इलेक्शन में, इवन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जितना बार हम लोगों ने किया, हमारे सलमान खुर्शीद जी और जयराम रमेश जी जाके, दोनों CWC के सीनियर मेंबर जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात किए, सीरीज ऑफ टाइम वहाँ पे CO को मिले, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। खुलेआम जो बीजेपी चाहता है उसी को होने दिया जा रहा है, और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है इलेक्शन इन करने का, वो इंस्ट्रूमेंट एक गुलामी की तरह काम कर रहे हैं। इसमें क्या रणनीति हमारा होना चाहिए, उस पर हमें चर्चा जरूर करने की आवश्यकता है। कुछ आपके कॉलीग्स ने बोला कि हम अपना मैसेज जनता तक नहीं पहुंचा पाए, कम्युनिकेशन में कमी थी, ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता। हमने तो, आप जानते हैं, प्रियंका जी का जो मीटिंग हुआ, लगभग 32 लाख लोगों को रीच हुआ था, वर्चुअल मीटिंग जो हुआ मणिपुर में। और राहुल जी के मीटिंग हुआ, ओपन मीटिंग में 20 से 25 हज़ार लोग थे, और वर्चुअली बहुत लोग थे। लेकिन स्पॉट में मोदी जी का जो मीटिंग हुआ था उसका डबल लोग थे। पब्लिसिटी में कहीं कमी नहीं रहा, पब्लिसिटी ठीक रहा, लेकिन पब्लिसिटी रैली वगैरह में वोट नहीं रहा है। इट टोटली इट इज अ डिफरेंट सिस्टम दैट बीजेपी हैज एडॉप्टेड एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें हमें क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत, मैं समझता हूँ ज़्यादा। अच्छा, एक सवाल जो सब उठा रहे हैं, और वो ये है कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया था, तो मॉरल अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष के पद से।
उसके बाद से जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर किसी भी अन्य पार्टी के ऑफिस बेरर ने रिज़ाइन नहीं किया। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म जो है वो आप लोगों की ओर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर का एक सेक्शन जो है वो ये कह रहा है कि हो सकता है आज रेजिग्नेशंस हो जाए। ऐसा कुछ है? आप भी ऑफिस होल्ड करते हैं? ऐसे किसी रेजिग्नेशन की बात नहीं है। देखिए, ये आदरणीय राहुल जी अपने पर वो सब चीज़ को लिए थे जो दूसरे लोगों ने, हम लोगों ने नहीं लिया। अब मकसद यह है कि आपके हमारे सामने चुनौती क्या है और इस चुनौती को हम कैसे मुकाबला करेंगे। हमारे पास लोग क्या हैं, तत्व क्या हैं, जो भी हैं वो कितने सक्षम है नहीं हैं, और हमारे पास उसका आकलन करना चाहिए। अगर सक्षम लोग नहीं हैं या हम मान लीजिए मैं सक्षम नहीं हो पाया तो मुझे बदलने की ज़रूरत है, जब चाहे पार्टी बदल सकता है। इसलिए कई और लोग हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है, बदलना चाहिए, और बदलना अपराध नहीं है, ये प्रक्रिया है। लेकिन अभी देखना है कि किस तरह से हम लोगों ने लड़ा और हमारे सामने चुनौतियाँ क्या थी। आपके जो G23 का ग्रुप है वो भी बहुत एक्टिव हो गया है, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम तो पहले भी कह रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल जो है चेंजेस लाने चाहिए। देखिए, वो संगठन में कहते थे, ठीक है, वो सब हमारे सीनियर सदस्य हैं, आदरणीय हैं, लेकिन क्या वो खुद सक्रिय हैं? सवाल है। आप अंदर में डेमोक्रेटिक बात कर सकते हो, आप कह सकते हो पार्टी के मीटिंग के अंदर डेमोक्रेसी में कि ये नहीं सीखने है, मीडिया में कह के नहीं कर सकते। आप मीडिया में भी कह रहे हो और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ नहीं कर रहे हो, हमारे उम्मीदवारों के प्रचार में भी नहीं जा रहे हो। कोई आपको शादी का निमंत्रण देगा तब जाओगे। आप अगर अपने को कांग्रेस का नेता मानते हो कि इतने नेता कांग्रेस में आप लोगों के साथ काम किए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं 5 राज्यों में, उनके लिए प्रचार में क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था। अगर आप खुद को नेता मानते हैं तो आपके नाम पे वोट भी होना चाहिए, आपके नाम पे जनता में सम्मान भी होना चाहिए, कांग्रेस वर्कर का और वोटर का। क्या वो है? आप जैसे काम करते हो उसमें तो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हो ना। तो क्या नुकसान पहुंचा के आप पार्टी का भलाई करोगे? या अंदर में डिबेट करो ना, जिस हद तक जा सकते हो डिबेट में करो, आपका अधिकार है। आपके जो ओपोनेंट्स हैं, मेरा आखिरी सवाल है, आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो आपकी लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? कौन सी ओपोनेंट? बीजेपी की। हमारा लीडर सबके ऊपर भारी है। आज भी ये 5 चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी इज द ओनली विकल्प। एक ही विकल्प है राष्ट्र के लिए। मैं अपने दिल से कह रहा हूं, जितना मेरा अनुभव है जीवन का, जितना मैंने संघर्ष किया है जीवन भर, और जो मैं जानता हूं इस देश के नेताओं के बारे में, कोई क्रिमिनल था आज बहुत बड़ा नेता हो गया है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है और सबसे बड़ा नेता हो गया। जिस कद के नेता हैं, जनता के साथ कोई जुड़ा नहीं, अपने को देशभक्त मानते हैं, लेकिन वो देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं? अगर पढ़ा लिखा आदमी समीक्षा करेगा तो पता चल जाएगा वो क्या है। तो इन सबों का ओजन से राहुल गांधी आज भी भारी हैं और बहुत भारी रहेंगे, इसीलिए वो राहुल जी का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। मैंने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन इसी सवाल पे जो आपने कहा है, तो आप आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हम ही नेचुरल और नेशनल विकल्प है बीजेपी का, उसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी तो खुद ही कहने लगे कि हम ही विकल्प हैं। देखिए, एक फर्जी आंदोलन अन्ना हजारे जी किए थे, जिसको बीजेपी और आम आदमी ने बैकअप किया था। वो फर्जी आंदोलन से जनता को गुमराह करके, झूठ मूठ करके आज ये दोनों पार्टी खड़ा हुआ है। और पंजाब में इनका और बीजेपी का क्या अंदर इनका समझौता था, उसको देखना होगा। पंजाब में तो बीजेपी का ही नहीं था, ना ही हो सकता है। इसीलिए पंजाब ने, बीजेपी ने क्या रणनीति अपनाया है, वो आप उसके अंदर में जाइए, पता चल जाएगा कि मोदी और केजरीवाल में क्या फ़र्क है। जी, तो ये थे भक्त चरण दास जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।